अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद। बाब नंबर 11, डकैती। जमाल नाश्ता कर चुका तो दादाजी की तलाश में निकल पड़ा। पहले इसने उन्हें लैब में देखा, वो वहाँ पर नहीं थे। इसके बाद वो स्टडी रूम में गया, वो वहाँ भी नहीं थे। तभी मुलाजमा ने बताया कि वो घर के पिछले लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। वो वहाँ पर जा पहुँचा। उसे देखकर दादाजी मुस्कुरा दिए और फिर अखबार एक तरफ रखते हुए पूछा, आइए जनाब जासूस साहब, रात साहिल पर क्या मारका मारा? आपको तो पता ही है दादाजी, मैं कुछ और बात बताना चाह रहा हूँ। जमाल ने संजीदगी से कहा तो दादाजी ने उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अब मैं आपको किस तरह अपनी कहूँ? इसने तजब्जुब से कहा, यार बस तुम जैसे भी कहो, बस कह दो। दादाजी ने दिलचस्पी से कहा, अच्छा सुने, मुझे मुस्तकबिल के बारे में बहुत उलझी हुई सी बातें पहले से मालूम हो जाती हैं। ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन क्या बेटा? दादाजी ने तजस्सुस से पूछा। मैं 2 दिन से ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे लम्हाती तौर पर मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ, जैसे मैं नहीं होता। मेरी जगह कोई दूसरा बोल रहा होता है, वो बात को समझ रहा होता है और उसका जवाब भी दे रहा होता है। मतलब जब बात मेरे मुंह से निकल जाती है तो मुझे एहसास होता है। उसने मुश्किल से अपनी बात समझाते हुए कहा। तो दादाजी चंद लम्हे सोचते रहे, फिर पुरसुकून लहजे में बोले, ये कोई मनफी सलाहियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर किसी भी मामले का तज्जिया करने और इस पर फौरी फैसला करने की कुव्वत पैदा हो गई है। ये तुम्हारी ही सोच होती है, कोई दूसरा तुम्हारे अंदर नहीं बोल रहा होता। ओके, तो इसका मतलब है मैं आम लोगों से ज्यादा सलाहियत रखता हूँ। जमाल ने गहरी संजीदगी से कहा, बिल्कुल, तुम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने की भरपूर कोशिश किया करो। दादाजी ने खुशी से कहा तो वो सर हिलाते हुए बोला, जी मैं ऐसा ही करूँगा। तुमने पता किया मार्टिन वगैरह के बारे में? दादाजी ने पूछा। नहीं, मेरा अभी तक अंकल मंसूर से राब्ता नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, तुम उन्हें फ़ोन करो, उनसे पूछो, अगर उनके पास जाना पड़े तो चले जाओ। दादाजी ने खुशदिली से इजाज़त देते हुए कहा, जी ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उसने सादतमंदी से कहा, हाँ एक चीज़ ये लो। दादाजी ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। वो तजस्सुस से इंतज़ार करने लगा कि वो जेब से क्या निकालते हैं। चंद लम्हों बाद उन्होंने एक रिस्ट वॉच निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये अपनी कलाई पर बांध लो। दादाजी, क्या आपको पता नहीं कि मैं घड़ी नहीं बांधता? जमाल ने घड़ी पकड़ते हुए कहा। तो दादा ने इंतहाई संजीदगी से कहा, ये सिर्फ घड़ी नहीं, एक अलार्म भी है और इंडिकेटर भी। तुम इसे दबा दोगे तो मुझ समेत इंस्पेक्टर मंसूर और तरबियती मरकज में अलार्म बज जाएगा कि तुम किसी मुसीबत में हो। इंडिकेटर से ये पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ हो। फिर तो ये बड़े काम की चीज़ है। उसने खुशी से कहा, हाँ बहुत काम की, हमें तुम्हारे बारे में इत्मीनान रहेगा। दादाजी ने खुशी से कहा, आपको कैसे पता चलेगा? जमाल ने पूछा। ये सब जगह सेल फोन के साथ मुंसलिक है। जिस वक़्त तुम इसे दरमियान में हल्का सा दबा दोगे तो हर जगह फ़ोन बज उठेगा, दादा ने बताया। ओके दादाजी, उसने खुशी से कहा और अंदर की जानिब बढ़ गया। उसने लाउंज में पड़े फ़ोन पर इंस्पेक्टर मंसूर के नंबर मिलाए। राब्ता होते ही पूछा, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। कुछ पता चला मार्टिन वगैरह का? उसने पूछा। अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इतना पता है कि एयरपोर्ट से मार्टिन नहीं गया। अंदाज़ा है कि वो अभी तक शहर में है, उन्होंने काफ़ी हद तक तफसील से बताते हुए कहा। अंकल एक बात कहूँ? उसने दबे दबे जोश से कहा। हाँ बोलो बेटा, वो तेज़ी से बोले। क्या आपने अब तक ये पता करवाया है कि वो टैप जिन लोगों तक पहुँचे वो कहाँ से आए, किस कंपनी से आए, वो कौन लोग हैं? उसने ठहरे हुए अंदाज में पूछा। सच बात तो ये है कि टैप वाला मामला ही पीछे रह गया। वो मैंने डिजिटल क्राइम वालों के ज़िम्मे लगाया था, उन्होंने अभी मुझे रिपोर्ट नहीं दी। वो दबे हुए लहजे में बोले। अंकल आप उनसे रिपोर्ट लें, मैं इतनी देर में आपके पास आता हूँ, उसने कहा। तो इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, ठीक है आ जाओ। उसने फ़ोन रखा और जाने के लिए तैयार होने लगा। वो तरबियती मरकज़ पहुँचा तो इंस्पेक्टर के पास फैसल मुमताज़ बैठे हुए थे। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, जमाल ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। मुझे भी बहुत खुशी हुई, तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दरअसल कल छुट्टी पर था, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा।
जमाल कुर्सी पर बैठ गया तो इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, हाँ फैसल साहब, आप बता रहे थे। मैं ये कह रहा था कि ये जो टैब बांटने वाली साइट है ना, ये हमारे मुल्क की नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे मुल्क से ऑपरेट किया जा रहा है। हमने इस साइट पर काम शुरू कर दिया हुआ है, देखें इसमें क्या निकलता है, ये हमारे काम की है भी या नहीं। और हाँ, ये टैब किसी बाहर के मुल्क से आते हैं। देखना ये है कि ये खतरनाक रेज वाले टैब बाहर से आते हैं या। फैसल मुमताज़ ने बात बताते हुए अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब ये था कि अभी वो मफरूज़े पर काम कर रहे थे और अभी तक उनका काम जारी था। इसीलिए इंस्पेक्टर मंसूर ने मायूसाना अंदाज में कहा, ये सारी बातें तो हम मालूम कर चुके हैं, आपने तो कोई नई बात नहीं बताई। नहीं, एक बात अभी आपको मालूम नहीं, वो ये कि साइट सिर्फ टैब ही नहीं बांटती, बल्कि इससे भी आगे कुछ प्रोग्राम रखती है। इनमें ये कुछ लोगों को एक जगह इकट्ठे करते हैं। इसकी सूरत किसी सेमिनार किसी होती है। वहाँ क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन ये 2 बार हो चुका है। जहाँ और जिन लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया है उसकी तफसीलात मैंने पेपर में लिख दी हैं। उसने सामने पड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए बताया। जाहिर है इसके पीछे कोई न कोई सोच तो होगी। इस बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया आपने? इंस्पेक्टर मंसूर ने तजस्सुस से पूछा। फौरी तौर पर अगर ये समझ में आ जाए तो उन्हें इसे खुफिया रखने का क्या फ़ायदा। ये तो तय है कि यूं ही टैब नहीं बांटे जा रहे, और वो भी इतने खतरनाक टैब। दाल में कुछ न कुछ काला तो है ना। तो फैसल साहब, आपकी महारत किस दिन काम आएगी? इंस्पेक्टर मंसूर ने उकताहट से कहा। अंदाज़ा था जो बता दिया, अब नीयत तो मैं टटोल नहीं सकता ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट पर काम करता हूँ। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा तो फैसल मुमताज़ उठते हुए बोले, मैं इस साइट को देख रहा हूँ, मेरे साथ कुछ नौजवान भी हैं जो इसके पीछे लोगों को तलाश कर लेंगे। कुछ बातें रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। ओह, तो ये बात है, उन्होंने कहा। बिल्कुल, मैं कोशिश में हूँ। ये कहकर उन्होंने उन दोनों से हाथ मिलाया और चल पड़े। तभी इंस्पेक्टर मंसूर बड़बड़ाते हुए बोला, कोई रास्ता क्यों नहीं निकल रहा? एक रास्ता है, जमाल ने कहा। वो क्या? उसने तेजी से पूछा। वो लोग टैब वाले जिन्होंने प्रोग्राम करवाया और लोगों को इकट्ठा किया, कम अज कम उन लोगों का भी डाटा लेना होगा जो उनके प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके लिए एक टीम फौरी तैयार करके भेजता हूँ, उसने कहा और फिर वो उसमें मसरूफ हो गया। जमाल के पास करने को कुछ नहीं था। वो इंस्पेक्टर के पास से उठकर वहाँ आ गया जहाँ निशानाबाजी की मशक की जाती थी। अभी उसे वहाँ गए हुए थोड़ा सा ही वक्त हुआ था कि इंस्पेक्टर मंसूर का पैगाम मिला। वो निशानाबाजी छोड़कर उसके ऑफिस में चला गया। इंस्पेक्टर बाहर जाने को तैयार हो रहा था। जमाल, मैं निकल रहा हूँ, अगर तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। अभी अभी इत्तला मिली है कि एक स्टोर पर कुछ लोगों ने लूट मार की है। वहाँ पर रकम के साथ चीजें भी उठाई हैं और जाते हुए एक जीप भी ले गए हैं। कोई डकैती की वारदात हो सकती है। मैं भी चलता हूँ आपके साथ, उसने कहा तो वो ऑफिस से निकलते हुए बोला, तुम क्या करोगे वहाँ जाकर? ऐसे ही देखूं तो सही कि आप कैसे काम करते हैं, उसने कहा। मेरा वहाँ काम नहीं है, वहाँ पुलिस का काम होगा। मैंने तो बस एक चक्कर लगाना है, मुमकिन है कोई काम की बात मालूम हो जाए। वैसे भी मेरा बाहर जाने को मन कर रहा है। इंस्पेक्टर ने शायद बहाना बनाते हुए कहा, चले मैं भी बाहर होता हुआ घर चला जाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो और अपनी गाड़ी में आ जाओ, फिर वहीं से घर चले जाना। इंस्पेक्टर ने किसी मुतवक्को बहस से बचते हुए कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो स्टोर की तरफ तेजी से जा रहे थे। शहर से बाहर जाने वाली शाहराह के किनारे वो एक बड़ा सा स्टोर था जहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया मिल जाती थी। पुलिस नफरी के साथ वो भी स्टोर में दाखिल हुआ तो वहाँ स्टोर में काफ़ी अफरा तफरी थी। बहुत सारे लोग जमा थे। पुलिस ने जाते ही उन लोगों को बाहर निकाला। फिर कहीं जाकर स्टोर के मालिक से बात हो सकी थी। मुतल्लिका थाने के इंचार्ज को स्टोर का मालिक बताने लगा, सर, कुछ लोग थे जो यहाँ अंदर दाखिल हुए, उनके पास असलहा था। इनमें से कुछ लोगों ने कैश काउंटर पर धावा बोल दिया। कुछ लोग यहाँ से चीजें उठाने लगे। जब यहाँ के अमले ने उन्हें रोका तो वो फायरिंग करने लगे। वो जब सामान लेकर यहाँ से निकले तो उन्हें बिलाशुबा किसी गाड़ी की जरूरत महसूस हुई होगी या उनका पहले ही प्लान था। उन्होंने बाहर से एक जीप ली, उसमें सामान रखा। जीप का मालिक यहीं अंदर था, उससे चाबी छीनी और फरार हो गए। मालिक कह चुका तो करीब खड़े थाना इंचार्ज ने पूछा, जीप के मालिक कौन है? मैं हूँ जी। एक शख्स आगे बढ़ा तो जरा से फासले पर खड़े जमाल ने इंस्पेक्टर मंसूर से कुछ कहा। अंकल मंसूर,
क्या आपने गौर किया, डकैती करने वालों ने खाने पीने की ही चीज़ें लूटी हैं। जमाल की आवाज़ स्टोर के मालिक ने सुन ली, इसलिए वो मुतवज्जो होते हुए तेजी से बोला, हाँ जी, ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें थीं। क्या आप ये बता सकते हैं कि उनके हुलिये क्या थे और वो किस तरह बोल रहे थे, मतलब वो किस ज़बान में बात कर रहे थे। जमाल ने फिर सवाल किया। ज़बान तो मेरी समझ में नहीं आई और उनके हुलिये सीसीटीवी कैमरे में देखे जा सकते हैं, स्टोर के मालिक ने कहा। तो मुतल्लिका थाने के इंचार्ज ने इंस्पेक्टर मंसूर को पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर मुसाफा किया। उसने साथ आने का इशारा किया तो वो तीनों स्टोर के मालिक के साथ उसी तरफ चल पड़े जहां पर फुटेज देखी जा सकती थी। उनके सामने वैसा ही मंजर चल पड़ा जैसा स्टोर के मालिक ने बताया था। जमाल उन्हें गौर से देख रहा था। मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज देखते हुए अचानक जमाल ने कहा, ठहरें, यहाँ रोक दें। सबने हैरत से उस लड़के को देखा। उन सब के लिए तो वो एक लड़का ही था। इस पर इंस्पेक्टर ने उन्हें वहीं रोकने को कहा। वो स्टोर के बाहर का मंजर था। सबकी निगाह स्क्रीन पर उन लोगों को देखने में थी जो सामान उस गाड़ी में लोड कर रहे थे। तभी जमाल ने एक तरफ खड़े शख्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, अंकल, ये है मार्टिन। क्या तुमने पहचान लिया? इंस्पेक्टर मंसूर ने हैरत से उसकी तरफ यूं देखा जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। फिर अगले चंद लम्हों में वो होश में आ गया। मार्टिन के बारे में जमाल को नहीं तो और किसे पता होना था। वही तो उसे अगवा करके ले गया था। तभी अपनी बात को संभालता हुआ बोला, तुमने उसे कैसे पहचाना? इसका सुर्ख चेहरा, ये देखें, ये मकामी भी नहीं है। मैं इसके साथ कई घंटे रहा हूँ, जमाल ने तफसील बताते हुए कहा। इंस्पेक्टर मंसूर चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसे फोकस करके देखा, फिर अपने मातहत से वो वीडियो लेने का हुक्म देकर दोबारा स्टोर के हॉल में आ गया। इसके मातहत वहाँ की तस्वीरें बना रहे थे। जमाल खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसने इंस्पेक्टर मंसूर के कान में सरगोशी करते हुए कहा, अंकल, आपने एक चीज महसूस की? वो क्या? उसने तजस्सुस से पूछा। इस स्टोर से जो चीजें लूटी गई हैं वो तकरीबन खाने पीने की हैं, उसने सोचते हुए अंदाज में कहा। तो इंस्पेक्टर की आंखें चमक गईं। उसने तेजी से पूछा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने स्टोर लूटा है उन्हें खाने पीने ही की चीजें दरकार थीं। इससे एक बात समझ में आती है कि वो लोग किसी ऐसी जगह पर हैं जहां उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं। अब भूख तो बर्दाश्त नहीं होती ना। उनके पास मकामी करेंसी भी नहीं है कि वो कोई शय खरीद सके। जमाल ने पूरे एतमाद लहजे में कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इंस्पेक्टर ने तेज लहजे में कहा। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? जमाल ने पूछा। मेरे ख्याल में वो इस वक्त शहर में नहीं बल्कि शहर के इर्द गिर्द कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो अब तक छुपे हुए क्यों हैं? इतना वक्त मिल जाने के बावजूद वो यहाँ से फरार क्यों नहीं हुए? और सर, एक बात मजीद, करीब खड़े इंस्पेक्टर सरफराज ने कहा। वो क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा। मान लिया कि उन्होंने ये डकैती भूख से तंग आकर की हो, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि पुलिस उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी? क्या वो हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों? इंस्पेक्टर सरफराज ने इंतहाई संजीदगी से कहा। अब ये सारी बातें तो इस वक्त मालूम हो जाएंगी जब उनमें से कोई हाथ लगेंगे। अभी फौरी तौर पर यह देखा जाए कि वो कहाँ छुप सकते हैं या कहाँ पर हैं। इंस्पेक्टर ने उलझते हुए कहा, सर, मैं इस इलाके के पूरे सीसीटीवी कैमरे देखता हूँ, उनसे कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। मुतालिका थाने के इंचार्ज ने कहा। इसके साथ साथ शहर में मौजूद अपने मुखबरों को फैला दो। कहीं से भी ऐसे लोगों की भनक मिले तो फौरन इतला दें। इंस्पेक्टर ने कहा। मैं अभी ये इतला हर जगह पहुंचा देता हूँ, मुतालिका थाने के इंचार्ज ने कहा। तो इंस्पेक्टर ने स्टोर के मालिक से कहा, हम कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सका इन डकैतों को तलाश करते हैं, बाकी आप पुलिस की कार्रवाई में मदद दें, इंस्पेक्टर ने कहा और जमाल को इशारा करते हुए बाहर की तरफ चल दिया। बाहर आकर वो दोनों जीप में बैठे और चल दिए। वो दोनों अपने अपने तौर पर सोच रहे थे।